तो जब उन्होंने एग्जाम दिया DTPLSB में, उन्होंने होल्ड किया रैंक। जब बात आई KVS के बारे में तो वो भी एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किया। जब बात आई NVS के बारे में तो वो भी एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किया। जब स्टेट की बात आई तो स्टेट की बात क्वालिफाई। बीटेक में एडमिशन लिया और उसका एक ही मकसद था कि मुझे PGT कंप्यूटर साइंस बनना है। स्टेट एक ऐसा एग्जाम है, अभी बिहार में ये एग्जाम है और कंप्यूटर साइंस में मतलब बहुत ज़्यादा रुझान है बच्चों का। कोविड के टाइम पे ना एक माइंडसेट सा चेंज हो गया कि प्राइवेट जॉब के कंपैरिजन में गवर्नमेंट जॉब को लोग करना प्रीफर करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो भी गवर्नमेंट एग्जाम ऑन शेड्यूल नहीं है, तो क्या बच्चों को पेशेंस रखना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज है। अभी का टाइम ऐसा है कि कंप्यूटर साइंस में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि कब वैकेंसी आ जाए और कब एग्जाम आ जाए उसका कुछ पता नहीं होता। साक्षी, एक बार मेरे को ये बताइए कि आप प्रिपरेशन का रिसोर्स कैसे रखते, कहाँ से क्या क्या रिसोर्सेज थे आपकी? अड्डा 247 से भी जितना भी रिवीजन वीडियो मिला, क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो मिली, फ्री रिसोर्सेज का मैं यूज किया करती थी। अच्छा, और वो प्रैक्टिस के लिए यूज करती थी। और आपकी वीडियोस इतनी ज्यादा है अवेलेबल कि पेड कंटेंट की नीड नहीं है। हमारे देश में जब राजनीति की बात होती है तो राजनेता के बारे में बात की जाती है। जब खेल के बारे में बात होती है तो बहुत सारे क्रिकेटर, फुटबॉलर के बारे में बात की जाती है। जब फिल्मों के बारे में बात किया जाता है तो बहुत सारे अभिनेता, अभिनेत्रियों के बारे में बात की जाती है। लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो कभी भी शिक्षकों के बारे में बात नहीं की जाती है। आज के सेशन में मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक ऐसे शिक्षक से जिसका बचपन का ही सपना था कि मुझे शिक्षक बनना है, और इसके लिए पता नहीं कब उसे मोटिवेशन मिला उनको, और उन्होंने एक शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए तैयारी बहुत शुरू से कर चुकी। सुविधाओं की कमी थी और कमी इतनी ज़्यादा थी कि मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती थी। अगर मैं बात करूं तो मूलभूत आवश्यकता में किताब कॉपी की भी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अगर आपके मन में दृढ़ इच्छा है, कहा जाता है हमारे देश में कि अगर आपकी जहाँ चाह वहाँ रहा, एक ये है। और अगर आप किसी चीज़ को चाह लेते हैं तो पा ज़रूर लेते हैं। तो उनकी इच्छा थी कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, बहुत मुश्किलातों से पढ़ाई कंप्लीट की, और सिर्फ ऐसे वैसे जगह से पढ़ाई नहीं की। जो हमारे देश के जो अच्छे संस्थान हैं, एक हमारे देश में ये बहुत बोला जाता है कि सर अगर आपके पास धन की कमी है या संसाधनों की कमी है आपके पास, तो आप अच्छे जगह नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, और अगर आपके पास प्रतिभा है तो आप वहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं। आपने नाम सुना होगा नवोदय विद्यालय के बारे में। तो उन्होंने वहाँ से अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद अगर बात किया जाए तो वहाँ से उन्होंने टॉपर, मतलब कह सकते हैं कि उस स्कूल के ये टॉपर रहे। फिर आगे इनकी जब शिक्षा आगे बढ़ी तो इन्होंने कंप्यूटर साइंस को चुना एज अ सब्जेक्ट, और कंप्यूटर साइंस पढ़ने के दौरान भी इनके मन में इच्छा थी कि मुझे एक शिक्षक ही बनना है, और इसीलिए वो उस क्षेत्र में काम करते रहे। उसके बाद उन्होंने बीएड भी किया, और कंप्यूटर साइंस में भी अच्छा कि वो चाहती तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकती थी। वो अपनी कॉलेज की टॉपर भी रह चुकी हैं। ये उनकी जर्नी थी यहाँ तक की बात। अब मैं बात करता हूँ जब वो शिक्षक बन गए। अभी तक तो वो एक छात्रा थी, जब वो शिक्षक बनी तो शिक्षक की अचीवमेंट कोई छोटी मोटी नहीं है। जब एग्ज़ाम देने की बारी आई तो जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया PGT टीचर एग्जाम, PGT कंप्यूटर साइंस DTPLSB में, इन्होंने होल्ड किया रैंक 1। जब बात आई KVS के बारे में तो वो भी एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किया। जब बात आई NVS के बारे में तो वो भी एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किया। जब स्टेट की बात आई तो स्टेट के बारे को भी क्वालिफाई किया। ये वो उपलब्धियां जो मैं अभी आपको गिनवा रहा हूं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रतियोगिता, परीक्षा, बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिनको इन्होंने अपने एकेडमिक करियर के दौरान अचीव किया। इस दौरान इनको अपने स्कूल के द्वारा जापान जाने का भी एक मौका मिला, जो एक एजुकेशन मीट ही था, जो भारत और जापान के बीच में एक मीट हो रहा था। उस दौरान इन्हें जापान जाने का भी मौका मिला। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये बहुत बड़ी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कॉर्पोरेट स्कूल से पढ़ रही थी। आपने नाम सुना होगा नवोदय विद्यालय, एक हमारी सरकारी संस्था है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करती है टॉप मोस्ट कैंडिडेट के। तो वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की थी। तो इन सारी उपलब्धियों के बाद, और ये मैंने बताया कि जापान जाने के, एजुकेशन मीट में जाने, इसके अलावा बहुत सारी प्रतियोगिता मैं बात करूं, स्पीच प्रतियोगिता, नेशनल लेवल पे, पेंटिंग प्रतियोगिता, स्टेट लेवल पे, और भी बहुत सारे ऐसी प्रतियोगिताएं जहां पे इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनाया। तो जी हमारे साथ बैठी हुई हैं छात्रा, बताइए। सबसे पहले तो मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि सर ने मुझे यहाँ पर कुछ अपने बारे में बताने का मौका दिया है। और मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम है साक्षी,
और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ नवोदय विद्यालय की देन है। नवोदय विद्यालय में मेरे बहुत सारे अचीवमेंट रहे। उसके बाद उसी स्कूल टाइम से ही मेरा एक सपना था कि मैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस बनूं और अपने देश में सेवा दूं। तो इस दौरान मैंने जो भी अपने सपने देखे, फिर वहाँ के शिक्षकों से ये जानना शुरू किया कि कैसे हम टीचिंग करियर में एक आइडियल टीचर बनते हैं। तो हर किसी टीचर से कुछ ना कुछ सीखा और उसके बाद जब मैंने 12th किया तो 12th के बाद बीटेक में एडमिशन लिया और उसका एक ही मकसद था कि मुझे पीजीटी कंप्यूटर साइंस बनना है। तो बीटेक के दौरान भी मैं जनरली अपने क्लास में रैंक होल्डर हुआ करती थी और लास्ट में मुझे फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुआ और जिसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला था। ऐसे ही फिर कंप्यूटर साइंस में मैंने एमटेक किया HPTU हमीरपुर से, और चूँकि इच्छा ही यही थी कि मुझे एजुकेशन सेक्टर में काम करना है तो इसके लिए मैंने बीएड भी किया। हालांकि उस टाइम पे बीएड करना कंप्यूटर टीचर बनने के लिए कंपलसरी नहीं था, लेकिन फ्यूचर में अगर कुछ करना हो, जैसे कि वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट हो, प्रिंसिपल का पोस्ट हो, या आगे जैसे DSSB में होता है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन होते हैं, तो हर एक पोस्ट के लिए बीएड कंपलसरी है। तो इसीलिए मैंने आगे का सोच करके मैंने बीएड करने का फ़ैसला लिया और बीएड में भी मैं अपने क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर थी। तो ये मेरा बेसिकली अपना एकेडमिक का करियर था। उसके बाद मैंने जब बीएड कंप्लीट किया तो बीएड कंप्लीट करने के बाद मैंने तैयारी करना शुरू किया और जहाँ जहाँ विवेक सर चूँकि पढ़ाते थे तो कंप्यूटर साइंस का सोर्स लिमिटेड होता है, तो इस लिमिटेड सोर्स की वजह से मैंने ढूंढना शुरू किया। तो संयोग से विवेक सर की क्लास लगभग हर जगह मिल जाती थी, तो मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू किया और एक बेसिक कंसेप्ट मेरा क्लियर होता रहा। और जिस टाइम में नवोदय विद्यालय की वैकेंसी आई थी तो मैंने लगभग 3 महीने तैयारी किया, जिससे मेरा नवोदय का पेपर क्लियर हुआ। DSSB का पेपर क्लियर ही नहीं बल्कि इसमें मेरा रैंक 1 आया और इसके साथ साथ KVS का भी मैंने एग्ज़ाम निकाला। हालांकि उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इंटरव्यू में मैं अपीयर हुई थी। तो ये मेरा नवोदय का 2 पेपर था। ऐसे ही केंद्रीय विद्यालय का 1 पेपर, DSSB का, यानी टोटल 4 पेपर मैंने पीजीटी के लिए क्लियर किया। नवोदय विद्यालय में मैंने जॉब भी किया है और वहाँ से रिज़ाइन दे करके मैं दिल्ली गवर्नमेंट में जनवरी में ज्वाइन की हूँ। और मेरी इच्छा है अब कि अगला जो भी पोस्ट होगा DSSB में, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ही चूँकि होता है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बाद, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में जब भी मैं एलिजिबल होंगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ज़रूर मेरी कोशिश होगी कि मैं पहले अटेम्प्ट में अचीव कर सकूं, क्योंकि अब तक जितना भी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है हर किसी एग्ज़ाम में मेरा पहला अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। जैसे सीटेट का भी मैंने एग्ज़ाम दिया, सीटेट के मैंने दोनों पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं। अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले STET का एग्ज़ाम है, तो इसमें भी मेरे 118 नंबर आए हैं। स्टेट की तैयारी के बारे में कुछ बताइए आप थोड़ा सा। स्टेट क्योंकि स्टेट एक ऐसा एग्ज़ाम है, अभी बिहार में ये एग्ज़ाम हुआ और कंप्यूटर साइंस में मतलब बहुत ज़्यादा रुझान है बच्चों का। मैंने देखा कि मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब बीटेक कर रहे थे, वो छोड़ के यहाँ पे मतलब तैयारी है और रिजल्ट भी, अभी रिजल्ट जस्ट पब्लिश हुआ है स्टेट का, तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कोविड के टाइम पे ना एक माइंडसेट सा चेंज हो गया कि प्राइवेट जॉब के कंपैरिजन में गवर्नमेंट जॉब को लोग करना प्रीफर करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की जॉब उस टाइम पर छूट गई थी। तो ये एक रीज़न भी है स्टेट में स्विच करने का। दूसरी बात क्या है कि इस टाइम पे कंप्यूटर साइंस में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है कि लोग स्विच करना प्रीफर भी कर रहे हैं। और ख़ास करके बिहार में बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी आ रही है। और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए अगर देखा जाए, खास करके स्टेट का लेवल, तो मैं इतना ही कहूँगी, टफ लेवल नहीं होता, इजी टू मॉडरेट होता है। अगर 2-3 महीने की तैयारी कर ली जाए, एक कंसिस्टेंसी के साथ 3 से 4 घंटे भी अगर पढ़ लिया जाए, तो आसानी से क्लियर किया जा सकता है। और क्लियर ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। और जहाँ तक कि मेरी बात है, तो मैंने STET के लिए सिर्फ मेरे एक रिवीजन नोट्स हैं, जो कि एक नोटबुक के अंदर मैंने
पूरे मेजर सेक्शन और जैसे वही डेटा क्लास वाला सा स्ट्रक्चर नोट्स है, था आपका, जो आप वीडियोस वगैरह से क्लास देखती थी उसी हिसाब से वीडियोस से मैंने जितना भी पढ़ा हाँ वो मेरा डिटेल नोट्स था। हाँ उस डिटेल नोट्स को पढ़ के मैंने एक सिंगल नोटबुक में अपना नोट्स आपने बनाया। बनाया। ये इंपॉर्टेंट है कि आपने पूरी वीडियोस को देख के, क्लासेस जितनी चल रही थी उसको देख के आपने एक प्रॉपर जी। नोट्स बनाया और उसको प्रॉपर रिवीजन के तौर पे आपने लिया। बल्कि उस नोट्स को देख करके मैंने एक रिवीजन नोट्स बनाया हाँ जो कि एग्जाम के एक दिन पहले मैं सिर्फ देख करके गई थी कि ओके, फॉर्मूला ओके, क्या हाँ, होता हाँ, है हाँ, इसके अंदर कोई भी पार्टिकुलर हाँ, टॉपिक हाँ, का, हाँ, हाँ, और शॉर्ट ट्रिक क्या होते हैं कोई हाँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मतलब- हालांकि स्टेट में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं आता है, बहुत हम्म, इजी लेवल का न्यूमेरिकल आता है। तो मैंने ऐसे नोट्स बना रखे हैं कि वो ऑल इन वन की तरह काम करता है। जितने भी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हो या एलिजिबिलिटी टेस्ट हो कंप्यूटर साइंस के लिए, वो हर जगह नोट्स काम आता है। ओके, तो ये आपने इतना किया। तो एक बात बताइए कि आप अभी स्टेट की तैयारी कर रही थी, तो वो रात 8 बजे वाली क्लास आप ज्वाइन कर रही होंगी यहाँ पे, रात 8 बजे वाली और क्लास मैंने सारी ज्वाइन क्लास- करी थी। हाँ, हाँ, हाँ। ज्वाइन करने में सिर्फ मैं ये देख रही थी कि बाकी जो बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। अच्छा, तो सिर्फ मैंने ये एनालाइज किया, हाँ, अदरवाइज मैं कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे हाँ, रही हाँ। थी क्योंकि एक्सप्लेनेशन मुझे पता अच्छा एक बात था। बताइए कि पहला पॉइंट ये है कि बच्चों के अंदर ये आता है कि पेशेंस नहीं है कि सर क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो भी गवर्नमेंट एग्जाम ऑन शेड्यूल नहीं है, तो क्या बच्चों को पेशेंस रखना चाहिए? अपॉर्चुनिटीज है कि तुरंत एक दिन में होने वाली चीज, क्या ऐसा मान सकते हैं कि यार एक दिन 2 दिन में हो जाएगा, कि वी हैव टू कंसिस्टेंट ऑल थिंग्स? सर अभी का टाइम ऐसा है कि कंप्यूटर साइंस में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि कब वैकेंसी आ जाए और कब एग्ज़ाम आ जाए उसका कुछ पता नहीं होता। इसीलिए अगर किसी सेक्टर में स्विच करना है, हाँ हाँ गवर्नमेंट सेक्टर में स्विच करना है, खास करके टीचिंग पोस्ट पर, तो हमेशा एक तैयारी रखनी चाहिए। कम से कम इतनी तैयारी जरूर होनी चाहिए कि फॉर्म आए और उसके बाद सिर्फ रिवीजन बिल्कुल, करो, बिल्कुल। प्रैक्टिस करो और एग्जाम दे दो। आपको ये कहाँ से कि कंप्यूटर साइंस में इतनी भी अपॉर्चुनिटीज है, कैसे कैसे ये आपको पता चला? ये क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करने की आदत है और हाँ। थोड़ी बहुत मैं यूट्यूब पे सर्च करते रहती हूँ। हाँ। जैसे कि आपकी भी बहुत सारी वीडियो होती थी, हाँ हाँ और भी कुछ कुछ टीचर्स की वीडियो होती थी, हाँ, जिससे ये पता लगता था हाँ कि कंप्यूटर साइंस की अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट सेक्टर में होती है। हाँ हाँ दूसरा, नवोदय विद्यालय, चूंकि मेरा शुरू से ही नवोदय विद्यालय की मैं स्टूडेंट रही हूँ, हाँ, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट टीचर के रूप में भी वहाँ पर काम किया है। ओके ओके। उसके बाद फिर एक रेगुलर का भी ख्वाहिश था, तो इसीलिए नवोदय विद्यालय का तो हर 1 मिनट का खबर होता है। अच्छा अच्छा इवन अभी क्या होने वाली है नवोदय विद्यालय में इन फ्यूचर, उसके बारे में भी मुझे पता है ओके कि आने वाले समय में क्या बदलाव आएगा नवोदय विद्यालय में और क्या आ चुका है। ओके, मतलब एक मान के चले कि नवोदय विद्यालय में आने वाले समय में कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज बनेगी अभी आने वाले समय में? सर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। एक तो हमारे टाइम पे क्या था कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो पोस्ट थी वो लिमिटेड थी। ओके। कुछ पहली वैकेंसी 2012 में आई थी, तो मैक्सिमम पोस्ट जो था वो फिल हो गया था। ठीक है। और उसके बाद से कभी 10 कभी 20 इस तरह से पोस्ट आती थी। तो अभी क्या हुआ है कि चूंकि एनईपी का असर है, तो डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या है कि अभी के टाइम में जो रिमेनिंग 649 स्कूल जो है नवोदय विद्यालय अभी इस टाइम पे ऑपरेशनल हैं, जिसमें से लगभग 250 स्कूल ही ऐसा है जहां पर पीजीटी कंप्यूटर साइंस है। तो रिमेनिंग स्कूल के लिए ये पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। और इसके साथ ही क्या है कि एक पोस्ट हमारा चलता था FCSA का, जो कि रेगुलर पोस्ट नहीं है, और अभी रीनेम करके FCSA को TGT कंप्यूटर साइंस कर दिया गया और 649 पोस्ट जो है वो सैंक्शन किया गया है। तो आने वाले 6 महीने के अंदर इसकी वैकेंसी आएगी। लेकिन क्या है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ बदलाव है, तो जो अभी कंप्लीट कर चुके हैं वो तो एलिजिबल होंगे, और जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं है वो आगे के लिए इसी के हिसाब से अपना एडमिशन वगैरह बीएड में लेना है तो वो ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बीएड में बात करूँगा। अभी एक कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड की रिक्वायरमेंट कितनी है, अभी है या भविष्य में कुछ ऐसी बनने वाली है? इस पे
चूंकि आपने बीएड किया है, कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट रही हैं और चूंकि स्टार्टिंग से आपको टीचिंग फील्ड में ही जाना था, ये मतलब बहुत कम ही होता है कि सीएस वाले बच्चों को टीचिंग फील्ड में जाना, और ये मैंने आपका स्टार्टिंग से ही देखा है कि आप टीचिंग हमें करना है, तो ये भी एक करियर ऑप्शन है बीइंग ए कंप्यूटर साइंस। ये लोगों को पता भी नहीं होता है कि यार कंप्यूटर साइंस मतलब टीचिंग, ठीक है वो तो बाद में देखें। तो अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि और सारे सब्जेक्ट में बीएड एक इनिशियल क्राइटेरिया, अगर आपने बीएड क्वालिफाई किया तभी अप्लाई कर सकते। अभी तक ये सीएस में नहीं देखने को मिलता है। आने वाले समय में क्या लगता है कि क्या इसमें क्या चांसेस बने बीएड? सर, नवोदय विद्यालय ने तो पीजीटी और टीजीटी दोनों में कंपलसरी कर दिया है बीएड। ओके। नवोदय विद्यालय में बल्कि पहले बीटेक इक्वल टू एमसीए इक्वल टू एमएससी माना जाता था। आज के टाइम पे क्या है कि एमटेक प्लस अगर किसी की बीटेक है तो उसकी एमटेक डिग्री भी होनी चाहिए, कोई भी मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, और इसके साथ बीएड कंपलसरी है पीजीटी कंप्यूटर साइंस पोस्ट के लिए। और अगर टीजीटी की बात करूं तो टीजीटी में जैसे सीटेट का पेपर 2 होता है 6 to 10th वालों के लिए टीजीटी के लिए, वैसे ही बीएड के साथ साथ सीटेट पेपर 2 है। तो ये इनको क्वालिफाई करना है, और साथ में सब्जेक्ट का भी कॉम्बिनेशन का ध्यान रखें कि कंप्यूटर साइंस वाले अगर बीएड करते हैं तो उनका एक टीचिंग सब्जेक्ट एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। तो ऐसी ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले जो कि कंप्यूटर साइंस एक पेपर देता हो और एक पेपर आप मैथ साइंस में से कोई एक रख सकते हैं। मतलब क्या, कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए बीएड में? बीएड में 2 टीचिंग सब्जेक्ट होता है, जिसमें से एक कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए और एक अपनी मर्जी के हिसाब से मैथ और साइंस हो। आप ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जनरली इंजीनियर्स जो होते हैं वो मैथ और साइंस के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अदर देन कंप्यूटर साइंस उनको इन दोनों में से एक पेपर रखना चाहिए, आइदर मैथ और साइंस। मतलब अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए टीचिंग भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आ गया है। अभी मैं आपको बात करता हूँ सिर्फ टीचिंग नहीं, अभी और भी सेक्टर्स है, जैसे बैंकिंग में भी एसओ वगैरह की वैकेंसी आती है, यूजीसी नीट आपका बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। जो आप एक पॉइंट यहाँ पे ये ही भी है कि आज के डेट में अगर आप देखा जाए तो कोई भी अगर इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे पास है, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कोई स्ट्रीम स्टार्ट होना हो, कंप्यूटर साइंस की स्ट्रीम स्टार्ट होती है। तो अगर आप एक ये भी अपॉर्चुनिटी, अगर नेट क्वालिफाइड है तो आपको अपॉर्चुनिटी बीइंग ए टीचर बनती है। नॉट ओनली स्कूल्स, आप आगे भी जा सकते हैं। सर, कंप्यूटर साइंस आज के टाइम पे इतना ज़्यादा डिमांड में चल रहा है कि इसका जो स्कोप है प्राइवेट सेक्टर में तो है ही, आईटी कंपनी वो तो पहले से चला रहा है, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है, ये कमी नहीं लेकिन आज का गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, टीचिंग फील्ड में भी है, नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी है। अच्छा। जैसे इसरो साइंटिस्ट हो गया, उसके बाद जो वावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है बीआरसी में हो गया, तो इस तरह से डीआरडीओ में साइंटिस्ट के पोस्ट पे होता है। तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और एक और फायदा क्या है कि कंप्यूटर साइंस वाले जो खास करके इंजीनियर्स जिनके पास बीटेक की डिग्री होती है, उनकी डिग्री चूंकि 4 इयर्स की है, तो 4 इयर्स वाले आजकल क्या किया है, न्यू क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नेट में एक चीज ऐड किया गया है कि जिनकी डिग्री बैचलर डिग्री 4 इयर्स की हो, पीएचडी के लिए वो पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि 75% उनकी बीटेक में या बैचलर डिग्री जो 4 इयर्स है इसी वर्ष से ये इसी ईयर से ये इंप्लीमेंट तो यहाँ पर भी है, डायरेक्ट बीटेक वाले पीएचडी कर सकते हैं विदाउट मास्टर डिग्री की। ये एक बहुत बड़ी बात हो गई बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ एक सेक्टर ना देखें, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, और चूंकि अब डिजिटलाइजेशन हर जगह हो रहा है। अभी मैं बात करता हूँ, मैं कंप्यूटर टीचर के बारे में अगर बात करता हूँ तो सेंट्रल में आपका केवीएस एनवीएस तो पहले से चला रही है, सबको पता था। आर्मी पब्लिक स्कूल हमारा होता है, ये भी एक है, हर साल में कंप्यूटर साइंस चल रहा है, उसमें हमारा चल रहा है। अभी स्टेट पे अगर मैं आता हूँ तो बिहार अभी हो गया, आपका राजस्थान है, आप अगर मैं बात दिल्ली सरकार हो गई, इस बार फर्स्ट टाइम उड़ीसा में भी उड़ीसा में होने वाली है, पीजीटी एमपी आपका हो गया, वहाँ पे एमपी सेट करके ऐसा कुछ एग्जाम होता है। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपके पास है तो अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट सेक्टर में बढ़ने वाली है। ठीक है, तो आप ये ना समझे कि आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है प्राइवेट जॉब से, अगर आप फेड अप हो गए। अब यहाँ पे पॉइंट एक ये भी आता है कि सिर्फ प्राइवेट जॉब में ना कि पैकेजेस वगैरह, तो हर कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट, किसी को पैसा चाहिए, किसी को सुकून चाहिए, किसी को घर चाहिए, रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग यहाँ पे होती है। तो ये भी पॉइंट है। मतलब
हम अगर बीटेक आप कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप इसको भी एज अपॉर्चुनिटी लेके आप चल सकते सर हैं। इस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। इसीलिए लोगों को अपनी इंटरेस्ट देखनी है हाँ कि उनका प्राइवेट सेक्टर में इंटरेस्ट है या गवर्नमेंट सेक्टर हाँ में। हाँ हाँ प्राइवेट में भी है तो कैसी कंपनी में हाँ, चाहिए, और हाँ। गवर्नमेंट में भी है तो टीचिंग पोस्ट पे हो, नॉन टीचिंग पोस्ट पे हो, हाँ हाँ। या कौन से अगर टीचिंग में भी हो तो कौन से लेवल पे हो, ओके। चाहे वो जूनियर क्लास को पढ़ाने के लिए कैपेबल हो या हाँ। 11th-12th के लिए हो या फिर हायर एजुकेशन में हो। हाँ हाँ। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमें किस साइड जाना है, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है इस टाइम पर। अपॉर्चुनिटी सारी हमारी बनी पड़ी हुई है। अब एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जब पढ़ाई कर रही थी, ये तो आपने अचीवमेंट काउंट करवाया, जितने सारे अचीवमेंट हमने देखा, आप जब पढ़ाई कर रही थी तो आप किस तरह के स्ट्रगल फेस कर पाए? क्योंकि एक हमारे बच्चों को परसेप्शन ये होता है संसाधन की कमी है। आज के डेट में संसाधन कमी अगर कोई बोल रहा है कि जो पढ़ने के लिए संसाधन नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। मेरे को जहाँ तक लगता है फ्री एजुकेशन पढ़े हुए हैं आप, ऑन यूट्यूब पे बहुत सारे हम लोग इतने सारे क्लासेस है यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, ऐप और बहुत अफोर्डेबल चीज़ें पढ़ी हुई है। पहले जो फिजिकल क्लासेस आती थी वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी, आजकल ऑनलाइन क्लासेस है, बहुत फिजिबल अमाउंट में हमें वो क्लासेस मिल जाती है। तो रिसोर्स की कमी आपको रही थी उस समय, मतलब स्टार्टिंग में बात कर रहा हूँ, स्कूल के टाइम वाली बात मैं कर रहा हूँ। सर स्कूल के टाइम पे रिसोर्स की कमी 5th क्लास से पहले तक तो जनरली थी। वो तो चलिए प्राइमरी है वो। 5th क्लास में जब मैंने नवोदय में पढ़ाई किया, हाँ। तो चूंकि वहाँ पर अच्छे टीचर, अच्छा स्कूल, रिसोर्स फ्री, हर चीज मिल जाता था, ओके। तो मुझे 12th तक कोई परेशानी नहीं हुई। नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 12th के बाद जैसे ही मैंने हायर एजुकेशन में एडमिशन लिया, तो उस टाइम पे बहुत सारी परेशानी आई। मैंने बीटेक भी किया था तो एजुकेशन लोन लेकर के किया था। अच्छा। और मास्टर डिग्री जो होता है, मास्टर डिग्री के टाइम में भी मुझे फीस में बीटेक के चूंकि मार्क्स अच्छे थे तो कुछ रिबेट मिल गया था। तो इस तरह से मेरी मास्टर डिग्री हुई थी। और जो बीएड किया था वो अपने इनकम से किया था। अच्छा। तो इस तरह से मतलब स्ट्रगल तो रही, फाइनेंशियली स्टडी विद अर्निंग आप पैरेलली कर चुके हैं। मतलब अगर जी। आप पैरेलल अर्न भी कर रही थी, चूंकि आपने एनवीएस पे भी सर्विसेज करी थी कुछ दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो आप अर्निंग स्टार्ट करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी वहाँ, मतलब प्रिपरेशन आपने स्टार्ट करी थी उस समय। तो इस तरह का स्ट्रगल आज के टाइम पे होता है। हाँ। आज के टाइम पे भी है, डिपेंड करता है कि आप अगर अपने लेवल से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आपकी कंडीशन जैसी है उससे अगर एक्स्ट्रा को सोचते हैं तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। लेकिन ये भी नहीं है कि स्ट्रगल करके कुछ किया नहीं जा सकता। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, उसको क्लियर करके आप अपना फीस कम करवा सकते हो। ओके। तो अगर अपने गार्जियन को सपोर्ट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और स्कॉलरशिप टेस्ट पास करनी चाहिए। ये बच्चों में आ गया है ना कि मेहनत थोड़ा सा रेडीमेड वाला है, रील वाला जमाना है, तो थोड़ा कम समय में चाहिए, ज़्यादा 30 सेकंड वाला चाहिए। सर तो अगर डिजिटल की बात कर रहे हैं तो आजकल डिजिटल एडिक्शन चूंकि बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरा यूथ के लिए एक मैसेज होगा, अभी के टाइम जो तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर में करने वाले हैं, उनका ये है कि अभी के टाइम पे डिजिटल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, तो डिजिटल रिसोर्स का फ़ायदा उठाएं। फ़ायदा उठाना भी चाहिए, लेकिन क्या है कि उस टाइम पे जो भी इनका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है सारा नोटिफिकेशन ऑफ होना चाहिए। किसी तरह का क्लासेस भी मोबाइल पे ही आ रही है, जिस तरह से जो डिस्ट्रैक्शन होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। हर चीज ऑफ करना चाहिए। सिर्फ जहां मतलब है, अगर हमें यूट्यूब की क्लास लेनी है तो हमें यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखना चाहिए। बाकी व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, 1000 ग्रुप ज्वाइन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेटर है कि जिसके आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं आप उन पे भरोसा कीजिए और कोई पार्टिकुलर टीचर को आप फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि खुद से सेल्फ स्टडी से नहीं हो पा रहा है तो भरोसा रखना ज़रूरी है, और भरोसा करके और जितने भी माइंड डाइवर्ट करने वाली चीज़ें हैं उनसे आप दूर रहिए। माइंड डाइवर्ट तो होता ही है, जैसे कि एक फ़ोन अब है कि फ़ोन में क्लास फ़ोन में ही आ रहा है तो अचानक कोई नोटिफिकेशन है, बच्चा स्विच आउट कर जाता है, तो उसके लिए ही नोटिफिकेशन हमेशा ऑफ रखना चाहिए। तो ये माइंड कंट्रोल बहुत जरूरी है यहाँ पे। माइंड कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्या होता है कि अगर हमारा ध्यान जाता
तो पता नहीं चलता कि कितना टाइम निकल चुका है। ओके और टाइम देखने के बाद लगता है कि अरे इतना टाइम निकल गया। ओके और उतना देर अगर क्लास देख लो तो जरूर कुछ फायदा होता है। अच्छा। तो इसीलिए नोटिफिकेशन तो बंद रखना चाहिए और टाइम मॉडरेशन आपको करना चाहिए जी। और टाइम एक प्लानिंग करनी चाहिए। मेरा तो ये मकसद है कि पढ़ने की प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। जो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है उसकी प्लानिंग करना चाहिए कि कम से कम वेस्ट हो, ताकि बचे हुए टाइम में आप पढ़ें। प्लानिंग टाइम की नहीं होनी चाहिए, काम की प्लानिंग होनी चाहिए कि इतना हमें काम टास्क की कंप्लीट। प्लानिंग होनी चाहिए और साथ में जो आपके टाइम के जो वेस्टेज हो रहे हैं इधर उधर, उसको मैनेज करने का प्लान होना चाहिए। ओके हमेशा कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कुछ आउटपुट निकले। अगर इंटरटेनमेंट भी करना है हाँ। तो उससे भी कुछ आउटपुट मिलना चाहिए। आप अल्टीमेट आपका गोल होना चाहिए कि आप कुछ सीख रहे हैं। ओके। तो अगर कहा जाए तो कहने का मतलब ये है कि आपको 2-3 चीज़ों पे काम करना है। टाइम मैनेजमेंट हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो हाँ, गया। और एक पॉइंट है कि अगर आप किसी चीज़ की कमी है तो ऐसा नहीं है कि आप चीज़ें रुकेगी, आपके लिए रिसोर्स मिलेगा। रिसोर्स आप अपना एक ट्रिप के बारे में बताइए, जो स्कूल के थ्रू आप ट्रिप पे गई थी, तो वो क्या था वो चीज़ पूरा? बेसिकली एक एजुकेशनल टूर था। हाँ और एजुकेशनल टूर जो होता है एक्चुअली 2011 में क्या हुआ था, जापान में भूकंप आया था। तो बहुत बुरे तरह से भूकंप आया था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था उस एरिया में। तो इंडिया का सपोर्ट रहा था। इस वजह से उनकी कमिटमेंट थी कि हम इंडिया के स्टूडेंट को हर ईयर जापान विजिट कराएंगे। हाँ तो उस ड्यूरेशन में क्या होता था कि 92 पार्टिसिपेंट्स हम इंडिया से सिलेक्ट करते थे, मतलब जो भारत सरकार है वो सिलेक्ट करते थे। और उनके साथ 4 जेंट्स टीचर और 4 लेडी टीचर, टोटल 100 का ग्रुप होता था। ओके और उसको हर साल जापान विजिट कराया जाता था। ओके तो उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि या तो स्टूडेंट का कुछ बहुत ज़्यादा अचीवमेंट रहा हो जिससे कि स्टूडेंट को इंडिया लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया, नहीं तो स्कूल को रिकॉग्नाइज किया जाता है। ओके तो सिलेक्टेड स्कूल को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने स्टूडेंट को नॉमिनेट कीजिए। तो डिजर्विंग स्टूडेंट को स्कूल वाले नॉमिनेट करते हैं, उनकी प्रॉपर फाइल बन के जाती है। ओके उसके बाद बहुत सारे लेवल पे स्क्रूटनी होती है और फाइनल जिसका सिलेक्शन होता है उसको इंडिया और जापान गवर्नमेंट दोनों मिल करके ये अपॉर्चुनिटी देती है। ओके। और जिसका कोई भी खर्च जो होता है वो स्टूडेंट को बियर नहीं करना पड़ता, गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट देती है। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर अगर प्रतिभा है तो आप रुकेंगे नहीं, हमेशा ऐसे आगे ही बढ़ते रहेंगे। तो साक्षी, एक बार मेरे को ये बताइए कि आप प्रिपरेशन का रिसोर्स कैसे पाए, कहाँ क्या क्या रिसोर्सेज थे आपके? आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस रैंक 1 है DSSB, तो इसको अचीव करने के लिए आपके संसाधन क्या थे? सर मेरे जो संसाधन थे, जो मैंने अपने बीटेक टाइम पे थ्योरेटिकल पढ़ा था कंसेप्ट, उसको रिवाइज किया। ठीक है। और ऑनलाइन कंटेंट के मामले में अगर देखा जाए तो मुझे अड्डा 247 से भी जितना भी रिवीजन वीडियो मिला, क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो मिली और ऐसे ही सिमिलर और भी कहीं कंटेंट मिलते थे, तो मैं उसका फ्री रिसोर्सेज का मैं यूज़ किया करती थी। अच्छा, और वो प्रैक्टिस के लिए यूज़ करती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। कंसेप्ट के लिए होता था, कंसेप्ट के लिए चूंकि इंटरनेट अवेलेबल है, अपनी करिकुलम की बुक्स अवेलेबल थी, तो चूंकि उसको मैंने डीपली पढ़ा था अपने पढ़ने के टाइम पर, तो मुझे उस बुक के साथ ट्यूनिंग अच्छी थी। तो मैं वहाँ से पढ़ाई करती थी। लेकिन प्रैक्टिस रिसोर्स जो होता है वो मैंने आपके कंटेंट या अड्डा 247 पे और भी सर की वीडियोज पढ़ी हैं कंप्यूटर साइंस की, तो उससे मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किए थे। ओके ओके। और टेस्ट सीरीज वगैरह फिर आप? टेस्ट सीरीज मैंने एक भी टेस्ट सीरीज नहीं लिया था। ओके। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर जो है, मेरा स्ट्रेटजी कुछ डिफरेंट था। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को हर पेपर को कम से कम 3 से 4 बार सॉल्व किया। अच्छा। चाहे वो नवोदय विद्यालय का हो, चूंकि मुझे पीजीटी का एग्जाम देना था, तो नवोदय विद्यालय के पीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर जब से एग्जाम स्टार्ट हुए हैं 2012 से लेकर के आज तक के, ऐसे ही केवीएस के, दिल्ली गवर्नमेंट के पीजीटी टीजीटी के पेपर और किसी स्टेट गवर्नमेंट का पेपर मिला। तो मतलब जहाँ पर भी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लेवल का पेपर मिला, वो हर पेपर को मैंने सॉल्व किया। 2 से 3 बार। डीएसएसबी के 4 बार सॉल्व किए थे। और हमेशा मेरा ये टारगेट होता था कि इसमें अगर कुछ दिक्कत आती है कंसेप्ट में, जिसकी वजह से क्वेश्चन अगर मेरा ना बने, मिस हो,
तो मैं पहले उस कंसेप्ट को रिवाइज करती थी ओके। कि ऐसा क्या रीज़न है जिससे मेरा ये क्वेश्चन नहीं बना, और अगर लेंदी क्वेश्चन है तो मैं उसका कुछ तरीका ढूंढती थी कि कैसे आसानी से इसको सॉल्व किया जाए। ओके। तो ऐसे ही करते करते क्वेश्चन सॉल्व होने की जो फ्रीक्वेंसी होते गई वो वन गो में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व होने लग गई। ओके। तो पीवाई की टेस्ट सीरीज जो है, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमसे ना सॉल्व हो तो डिमोटिवेशन फील होता है। इस वजह से क्या है कि पुराने प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं उस पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और चैनल पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल हैं, तो वो काफ़ी फायदेमंद है। प्रीवियस ईयर पेपर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे आप टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस ना करें, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर पे 100% फोकस होना चाहिए। ओके, चलिए। तो आपने रिसोर्स के लिए क्या किया? हमारे चैनल्स पर विजिट किया, फ्री कंटेंट भी आप? मैंने सारे फ्री कंटेंट ही यूज़ किए, एक भी पेड कंटेंट यूज़ नहीं किया। अच्छा 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 अच्छा। और मतलब आपकी वीडियोस इतनी ज़्यादा है अवेलेबल कि पेड कंटेंट की नीड नहीं है। हाँ, बहुत सारी वीडियो हम लोग फ्री की, हम लोग बहुत सारा यूट्यूब पे करते हैं, मतलब पूरा जब तक एग्जाम चलता है। एक्चुअली पैसा देने से ही एग्जाम क्लियर नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो फ्री में भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो कंटेंट को पहचानना जरूरी है। एग्जैक्टली। कि कौन से कंटेंट अच्छे हैं। दूसरा क्या है कि फ्री में नहीं समझ में आए तो कई बार आप पेड भी ले सकते हैं, वो आपकी इफिशियंसी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कंटेंट को लाइक कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन की कमी है, पैसे की कमी है, तो आप फ्री रिसोर्सेज से भी कर सकते हैं। मतलब रिसोर्स की कमी नहीं है, आप अगर चाह लीजिएगा तो आपकी प्रिपरेशन चीज़ें हो जाएगी, ये अवेलेबल है आपके पास। लेकिन यही है कि एनी टाइम तैयार रहना पड़ेगा। हाँ, कि आने वाले टाइम में वैकेंसी आएगी और उसके बाद हमें तैयारी करके पेपर निकालना है। हमें हमेशा ये सोचना है कि जो दूसरे लोग हैं उनसे आगे रहना है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पेपर आता है, वैकेंसी आती है तो तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो उनकी भीड़ में रहने का फायदा नहीं है। हाँ। हमेशा उनसे आगे रहो जो आपके कंपटीशन में आने वाले हैं। तो उसके लिए मेन फोकस यही होना चाहिए कि आप अपनी तैयारी पहले से रखो। तो हमारे साथ थी साक्षी, जिन्होंने बताया कि बीइंग ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इन्होंने पीजीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, और सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया, सी इज़ द रैंक 1 इन DSSB एग्ज़ाम जो दिल्ली सरकार लेती है शिक्षक के लिए, उनमें इनका रैंक 1 है। इन्होंने इसके साथ साथ NVS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, KVS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और एस्टेट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। और इनका सपना ही था कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, और उन्होंने इस चीज़ को अचीव किया। तो ये थी, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वाली वीडियो में।